Hello students. So today we will be discussing about reading of technical manuals. ये जैसे जब भी आपको कोई टेक्निकल मैनुअल्स पढ़नी होती है तो उसको किस तरह से रीड किया जाए वो आज हम देखेंगे, ठीक है। सो रीडिंग ऑफ टेक्निकल मैनुअल्स में सबसे पहले प्राइमरी थिंग आपको ये देखना है कि आप किस चीज़ के लिए उस मैनुअल को पढ़ रहे हो, यानी कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। सो द प्राइमरी थिंग इज़ टू बी क्लियर इन योर ऑब्जेक्टिव, वॉट यू इंटेंड टू सर्च, आप क्या सर्च करना चाहते हो और किस पे काम करना चाहते हो वो पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए। सो द प्राइमरी थिंग इज टू बी क्लियर इन योर ऑब्जेक्टिव, व्हाट यू इंटेंड टू सर्च एंड डू द वर्क ऑन, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करो, उस टेक्निकल मैनुअल में जैसे चीज़ें लिखी गई हैं उसका स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करो, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ आर्टिकल रैदर देन डायरेक्टली रीडिंग इट, ठीक है। सबसे पहले उसका टाइटल देखो, टाइटल पढ़ो मैनुअल का, ठीक है, क्या है, उसके टेबल ऑफ कंटेंट्स क्या हैं, ओके। स्टार्ट बाय रीडिंग द टाइटल ऑफ द मैनुअल एंड देन द टेबल ऑफ द कंटेंट्स, ठीक है। फिर अपनी रीडिंग को सेक्शंस में रीड करो, ठीक है। ये देखो कि आप कौन सा सेक्शन आपके टॉपिक के लिए मोस्ट रेलेवेंट है, उसकी एक शॉर्ट में समरी दी होती है, उस शॉर्ट समरी को देखो कि क्या वो आपके लिए सूटेबल है या नहीं है, ठीक है। समरी बेसिकली या तो स्टार्टिंग पैराग्राफ्स में आपको मिलेगा या फिर एंड ऑफ द चैप्टर आपको समरी मिल जाएगी, ठीक है। सो देन स्टार्ट रीडिंग पार्ट्स ऑफ द सेक्शन दैट यू डिस्कवर्ड आर मोस्ट रेलेवेंट टू यू। समरी पैराग्राफ्स एट द बिगिनिंग और एट द एंड ऑफ द चैप्टर आर स्पेशली गुड टू रीड व्हेन प्री रीडिंग, ओके। उसके बाद हर एक चैप्टर के बाद में कुछ क्वेश्चंस होते हैं, उन क्वेश्चंस को एक बार देखो कि वो क्या क्या क्वेश्चंस बेसिकली आपको एक आइडिया दे देंगे कि उस चैप्टर में क्या क्या कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होने वाले हैं, ठीक है। तो किस टाइप के क्वेश्चंस होंगे। सो गो टू द क्वेश्चंस एट द एंड, रीड देम, आंसर देम टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी एंड देन बिगिन योर एक्चुअल रीडिंग। सो पहले उनको आंसर करने की कोशिश करो कि आप उन क्वेश्चंस को आंसर कर पा रहे हो या नहीं, उसके बाद में एक्चुअल रीडिंग स्टार्ट करो, ठीक है। फिर एक्चुअल रीडिंग में भी लुक एट द हेडिंग्स एंड सब डिविजन्स ऑफ द चैप्टर, हेडिंग्स को देखो, सब डिविजन्स को देखो, ठीक है। फिर उससे एक माइंड मैप बनाओ अपने दिमाग में कि कैसे आप चीज़ों को कनेक्ट करोगे, ठीक है। वर्क स्लोली इन रीडिंग द इम्पॉर्टेंट एरियाज, कम बैक टू दोज पार्ट्स एंड क्लैरिफाई ऑल ऑफ देम, ठीक है। मतलब धीरे धीरे पढ़ो और जो चीज़ें आपको टफ लग रही हैं उसको एक बार छोड़ो उस टाइम के लिए, और उसके बाद में वापस उसी तरफ आओ ताकि उसको क्लैरिफाई किया जा सके, ठीक है। एट एवरी टफ टॉपिक टेक अ मोमेंट टू ट्राई टू रिकलेक्ट कनेक्शन। जैसे कोई टफ टॉपिक खत्म हुआ फिर आप ये कनेक्शन बनाने के देखो कि ये टॉपिक कैसे कनेक्शन दे रहा है बाकी सारे इवेंट्स को, ठीक है। सो डिपेंडेंसीज एंड विजुअलाइज टू रियली इनग्रेन द कॉन्सेप्ट, ठीक है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज आस्किंग द क्वेश्चंस फोर्स यू टू स्टॉप, थिंक एंड एक्सप्लेन व्हाट यू रीड, ठीक है। तो आप अपने आप से क्वेश्चंस पूछो कि आप वो एक्चुअल में पढ़ रहे हो वो आपके ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड है या नहीं है, ठीक है, और रिलेटेड है तो कैसे है। वो क्वेश्चन आपको एक तरह से हेल्प करेगा टेक्निकल मैनुअल्स को रीड करने में, ओके। उसके बाद एक टॉपिक आता है फॉर्म्स ऑफ टेक्निकल डिस्कोर्स इन टेक्निकल राइटिंग। तो टेक्निकल डिस्कोर्स मतलब बेसिकली क्या होता है, एक तरह का विवाद या फिर एक तरह की बातचीत या फिर प्रवचन बोल सकते हैं, और टेक्निकल तो तकनीक होता है, ठीक है। सो टेक्निकल डिस्कोर्स कैसा, कोई भी टेक्निकल डिस्कोर्स करने के लिए हमें क्या क्या स्टेप्स लेने पड़ सकते हैं, मतलब क्या क्या उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले डिस्क्रिप्शन, ठीक है। हर एक चीज़ को आप कैसे डीपली इसको डिस्क्राइब करो, ठीक है। उसके कॉन्सेप्ट को डिस्क्राइब करो, उसके पीछे थॉट क्या है उसको डिस्क्राइब करना, हाँ, ऑडियंस को डिस्क्राइब करना, ठीक है। तो ये बेसिकली आपके पूरे प्रोजेक्ट के लिए या फिर जो भी आर्टिकल आप लिख रहे हो उसका एक डीप सेंस दे देगा आपको, ऑडियंस को एक पिक्चर दे देगा कि कैसा वो चीज़ होनी चाहिए, ठीक है। तो वो उसके डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा। सो डिस्क्रिप्शन इज टू एक्सप्लेन और डिस्क्राइब सम कॉन्सेप्ट, सेटिंग, थॉट टू द ऑडियंस। दिस टाइप इन्वॉल्व्स डिस्क्राइबिंग समथिंग इन रिलेशन टू द सेंस, enables the audience to develop a mental picture of what is being discussed, okay. Next is exposition, ठीक है। एक्सपोजिशन में क्या होता है, ऑडियंस को आप अपने टॉपिक के बारे में अवेयर करवाते हो बाय कंपैरेटिव एनालिसिस करके, ठीक है।
दो चीज़ हैं, जैसे सपोज आपने एक प्रैक्टिकल किया और एक थियोरेटिकल न्यूमेरिकल से आपने एक सोल्यूशन निकाला, फिर दोनों का कंपैरिजन आप एक ग्राफ के थ्रू बता रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों को हम एक्सपोजिशन बोलते हैं, जहाँ पे हम कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं। या तो कोई जैसे रिव्यू आर्टिकल में हम लोग करते थे कि पुराने विचारों को नए विचारों से कंपेयर करके देखते थे, फिर उसमें रिसर्च गैप ढूंढते थे, ठीक है। तो ऐसे ही लास्टली क्या ट्रेंड चल रहा था, अब क्या ट्रेंड चल रहा है, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, इस तरह का कंपैरेटिव एनालिसिस हम एक्सपोजिशन में करते हैं। सो द मेन फोकस ऑफ दिस टाइप ऑफ डिस्कोर्स इज टू मेक द ऑडियंस अवेयर अबाउट द टॉपिक ऑफ डिस्कशन। Definitions and comparative analysis of different ideas and beliefs are examples of discourse exposition, ठीक है। इसमें डेफिनेशंस भी आती है, हर एक चीज़ की डेफिनेशन वो भी एक्सपोजिशन में आती है, ठीक है। नेक्स्ट इज नरेशन। नरेशन बेसिकली क्या होता है कि आप किसी चीज़ को बता रहे हो, ठीक है। जैसे कोई कहानी आप सुनाते हैं, बचपन में कहानियाँ सुनाई जाती है ना कि उस साल में वो था, उस साल में ये था, ठीक है, फिर वहाँ से वहाँ कैसे गया, फिर एक तरह का उसका स्टार्टिंग हो गया, फिर उसका धीरे धीरे वो क्लाइमैक्स पे चला गया, ठीक है। तो इस तरह से एक कहानी का बोलने का तरीका, ठीक है, फ्रॉम स्टार्टिंग टू द एंड, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड नरेशन, ठीक है। एक सीक्वेंस में आप सबको अरेंज करते हो। सो द मेन पर्पस एंड डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर ऑफ दिस राइटिंग इज टू एक्सप्लेन सम कॉन्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द गिवन टाइम सीक्वेंस, ठीक है। कोई भी टाइम सीक्वेंस के अकॉर्डिंग आपको उस कॉन्सेप्ट को अरेंज करना है, ठीक है। देन पर्सुएशन का मेन पर्पस क्या होता है कि आप अपने रीडर को अपनी बात मनवाने में सक्षम हो या नहीं हो। वो आप रीडर के इमोशनल चीज़ों से इस तरह से आप अपनी चीज़ों को लिखोगे कि रीडर आपकी बात को मानने में राज़ी हो जाए, ठीक है। सो बेसिकली अपने रीडर को अपनी बात मनवाना एक इमोशनल टच से, ठीक है, उसको हम पर्सुएशन कहते हैं, ठीक है। तो द मेन पर्पस ऑफ दिस टाइप ऑफ राइटिंग इज टू इन्फ्लुएंस द रीडर टू एक्सेप्ट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू। पर्सुएसिंग राइटिंग does this by implying mean appearing to the reader's emotion. In this type of writing you may find the use of emotional words, figurative language and opinions, okay। ऐसी आर्ग्यूमेंटेशन है, ठीक है। इसमें हम स्टैटिस्टिकल और साइंटिफिकल डेटा के साथ में ऑडियंस से अपनी बात मनवाते हैं, ठीक है। आप कोई भी पॉइंट दे रहे हो तो उसको प्रूव करने के लिए ऑडियंस में अपोजिशन हो सकता है, उस अपोजिशन को रोकने के लिए आप क्या कर सकते हो, फैक्चुअल डेटा, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स और साइंटिफिक डेटा से अपनी बात को सही तरीके से प्रकट कर सकते हो, ठीक है। तो ये होता है आर्ग्यूमेंटेशन। बेसिकली जब भी कोई आर्ग्यू करता है तो आप अपनी बात को सही साबित करने के लिए आप यही करोगे ना कि उसके प्रमाण दोगे। तो प्रमाण में स्टैटिस्टिक्स भी आएगा, साइंटिफिक डेटा भी आएगा, ओके। सो द आर्ग्यूमेंटेशन इज द मेन पर्पस ऑफ दिस टाइप ऑफ राइटिंग इज टू कन्विंस और इन्फ्लुएंस द रीडर टू एक्सेप्ट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू। रीडर ऑलवेज एक्सपेक्ट अ स्ट्रॉन्ग पीस ऑफ आर्ग्यूमेंटेटिव राइटिंग टू कन्विंस देम बाय प्रेजेंटिंग देम विद स्टैटिस्टिकल डाटा, ठीक है। रीडर हमेशा सोचता है कि जब भी आप कोई टेक्निकल आर्टिकल लिख रहे हो तो आप इस तरह से लिखोगे कि आप रीडर कन्विंस हो जाए कि आप जो पॉइंट बोल रहे हो वो सही में करेक्ट है या नहीं है, यूजिंग मैथमेटिकल इक्वेशंस, स्टैटिस्टिकल डेटा, साइंटिफिक डेटा, है ना, ओके। इसलिए जैसे कि ग्रेविटेशन को एक्सप्लेन कर रहा है तो नॉर्मल ग्रेविटेशन बोलने से शायद काफ़ी लोग ना माने, लेकिन उसका फॉर्मूले के साथ उसका फॉर्मूला कैसे आया, कैसे वो चीज़ों पे अप्लाई होता है, वो जब हम बताएंगे कैसे वो डिराइव होता है, ठीक है। जब भी हम साइंस का कोई कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो उसका डेरिवेशन भी पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, यही पता करने के लिए कि वो चीज़ कहाँ से आई है। तो बेसिकली स्टैटिस्टिकल एंड साइंटिफिक डेटा, ओके। थैंक यू।